हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकेट्स। एज यू ऑलरेडी नो, कल से हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस मॉड्यूल। पहला पार्ट जो है इसका कल मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज इसका पार्ट सेकंड रहेगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। So without further delaying today's lecture, let's start with question number 1. Question number 1 में हमसे पूछा गया है, which of the following is the extension of notepad? हमें सिंपली बताना है जो नोटपैड हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं नोटपैड की, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो यू मस्ट नो दैट उसकी एक्सटेंशन .txt होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था, जहां पे हमें लगेगा कि कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, हम उसको भी साथ साथ ही डिस्कस किया करेंगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा, जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है XLSX है ये असल में, ठीक है। ये किसकी एक्सटेंशन होती है? ये होती है एक्सटेंशन एक्सेल फाइल्स की, ठीक है। जब भी हम एक्सेल फाइल बनाते हैं ना, जब भी हम उसको सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .XLSX। बात समझ में आ रही है? और .PPT किसकी एक्सटेंशन होती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, ठीक है। ओके, और .BMP किसकी एक्सटेंशन होती है? इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज बिटमैप। ओके, BMP स्टैंड्स फॉर बिटमैप, और ये इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे पास इमेज फॉर्मेट्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें JPG आता है, JPEG आता है, BMP भी उसी में एक कैटेगरी आती है, PNG आता है। वी हैव n नंबर ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट्स, ठीक है। तो उसमें एक एक्सटेंशन क्या आ जाती है? .BMP भी आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए .txt। क्लियर है? होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग? जब भी हम क्या करते हैं बूटिंग से, हमें क्या समझ में आता है? बूटिंग सिंपली मींस स्टार्टिंग योर कंप्यूटर, और यू कैन से दैट रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग के टाइम पे असल में होता क्या है, अब मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। यू नो दैट हमारी जो रैम होती है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, उसमें दो टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अगर हम मेजरली मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, रैम होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ओके। और सपोज हार्ड डिस्क का हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो हमें पता है इतना, जो रैम होती है ना, ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये क्या है? वोलाटाइल इन नेचर। मतलब जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे तो इसका डेटा, रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो हम लॉस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो लूज हो जाता है, उसको हम, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, ओके। तो हमें पता है, जब हम नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे रिसाइड कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड कर रहा होता है। लेकिन जब हमें कंप्यूटर को ऑन करना होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लाते हैं, और हम उन सभी प्रोसेसेस को रैम के अंदर लाते हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। तो इसी प्रोसेस को ही हम असल में क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं, ओके। तो बूटिंग असल में दो टाइप्स की होती है, एक होती है हॉट बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। वो हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग क्या होती है। सो फॉर नाउ आपको इतना याद रखना है, बूटिंग मींस रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, ओके। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB किसके बराबर होता है? यू नो दैट कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जो 1 GB होता है, जब हम 1024 मेगाबाइट्स को कंबाइन कर लेते हैं, मेगाबाइट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो वो 1 GB बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। 1024 मेगाबाइट्स जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? 1 GB बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो हायरार्की है ये मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप इसको दोबारा से देख सकते हो इन केस अगर आपको याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी बाइट्स, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स को फाइंड करना है, डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट। 4 KBs में कितनी बाइट्स होती है? तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, हमें इतना पता होता है कि 1 किलोबाइट जो हमारे पास होती है उसमें कितनी बाइट्स होती है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स की बनी होती है ना, 1024 बाइट्स की बनी होती है। अब हमें 4 KB का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 KB को हम इंटू क्या करेंगे? 1 KB को हम इंटू करेंगे 4, सो दैट इट विल बी 4 KB, सो दैट इट विल बी 4 KB। 4 1 ज़र हो गया 4 और साथ में क्या आ रहा है? KB। हमें 4 KB का वैल्यू फाइंड कर लेना है। 4 KB का वैल्यू किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट, देखो यहां से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहां से भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 KB में 1024 बाइट्स आ जाती है, तो 4 KBs में 4 इंटू 1024 बाइट्स आ जाएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर विल बी 4096। तो 4 KBs में कितने बाइट्स होते हैं? दैट इज इक्वल टू 4096 बाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस डाउट आता है कहीं पे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ओके, विच टाइप ऑफ अ प्रोग्राम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक्ट करता है एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर ओके एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर? ठीक है, तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर। ओके, बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर करेक्ट वैल्यूज फॉर ऑफ द बाइनरी कोड्स 1011 एंड 1111। हमें यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। 1011 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आता है? ओके, एंड 1111 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आता है? मैंने आपको कल प्रोसीजर समझाया हुआ है, एक बार फिर से मैं वो यहाँ पे रिपीट कर लेता हूं, आपके भी कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? ये एक बाइनरी नंबर है, हम 2⁻0 से स्टार्ट कर लेते हैं और इनटू क्या करेंगे? पहला डिजिट। पहला डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है? पहला डिजिट आ रहा है 1। ओके, उसके बाद हम करेंगे प्लस, क्या आ जाएगा? 2 रेज़ पावर फिर आ जाता है 1 और इनटू क्या करेंगे? दूसरा डिजिट, और दूसरा डिजिट भी क्या आता है यहाँ पे? 1। ओके, फिर से क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोसेस को। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2⁻1 के बाद आ जाएगा 2 और इनटू करेंगे तीसरा डिजिट, और तीसरा डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोसीजर को। क्या आ जाएगा? 2⁻3 और इनटू क्या करेंगे? फोर्थ डिजिट अगेन क्या आ रहा है? 1। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2⁻3, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 के बराबर आ जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा?
0 इंटू 2 रेज पावर 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 वो कितना आ जाता है 4, ओके। प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1 आ जाता है 2 के बराबर ही, ठीक है। प्लस क्या करेंगे 1 इंटू क्या आ जाएगा 2 रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 जार हो गया 8, ओके। फिर आता है प्लस, और यहाँ पे आ रहा है 0 4 जार हो गया 0, ठीक है। फिर आता है फिर से प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 जार हो गया 2, ठीक है। फिर से आ रहा है प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 1 जार 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अगर आप इनको ऐड करोगे 8 + 2 हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11, तो पहले का आंसर जो आ रहा है दैट इज 11। तो कौन कौन सा ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले का आंसर क्या आ रहा है 11। अब हमें दूसरे का वैल्यू फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे 2 रेज पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इनटू करेंगे पहला डिजिट आ रहा है 1, फिर से क्या करेंगे प्लस 2 रेज पावर 1 करेंगे, और इनटू करेंगे दूसरा डिजिट अगेन क्या आ रहा है, दूसरा डिजिट अगेन आ रहा है 1, ओके। फिर से क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा तीसरा डिजिट अगेन 1, और फिर करेंगे प्लस, फिर आ जाएगा 2 रेज पावर 3 इंटू क्या आ जाएगा फोर्थ डिजिट, और फोर्थ डिजिट भी यहाँ पे क्या आ रहा है अगेन 1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज पावर 3 कितना बनता है, वो बनता है 8, ओके। फिर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज पावर 2 रेज पावर 2 कितना आता है 4, ओके। फिर आ जाएगा फिर से प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज पावर 1 हो गया 2 ही वापस, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा अगेन 1, ओके। मैं लेंथी प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूं, ये हो गया 8 1 जार 8, प्लस फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 4 जार हो गया 4, ओके। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जार हो गया 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे प्लस, लास्ट पे क्या आ रहा है 1 1 जार 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जब आप इनको ऐड करोगे 8 + 4 हो गया 12, 12 + 2 हो गया 14, 14 + 1 कितना होता है 15, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है 15। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 11 एंड 15, ठीक है। मैं लेंथी प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, ओके। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट है, एज इट इज आपको याद रखना है, दैट इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, ठीक है। जब भी आप अपना नया मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप प्रोसेसर उसका चेक कर लेते हो, क्या यूजुअली वो होता है 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है which of the following is not considered हार्डवेयर। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इन 4 ऑप्शंस में हार्डवेयर नहीं है। हार्ड डिस्क क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये एक प्रोग्राम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमें यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन इनमें से हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है which of the following is exclusively a sequential access storage device। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस ऐसी होती है जिसका डेटा हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस करना पड़ता है। सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें एक्सेस करना पड़ता है, पहले बाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी बाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद तीसरी बाइट को एक्सेस करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द नेम ऑफ दैट स्टोरेज डिवाइस इज मैग्नेटिक
टैप। ओके, मैग्नेटिक टैप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका डेटा हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर लेते हैं। क्लियर है? होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी केबल्स हम यूज करते हैं ना, यूएसबी की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो डायरेक्टली ऑप्शन में आपको बता देता हूं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म आती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, ओके, which one of the following is not a form of data storage media? हमें बताना है कि कौन सा इनमें से डेटा स्टोरेज मीडिया या डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मैग्नेटिक टेप जो होती है ये भी स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज मीडिया है। मैग्नेटिक डिस्क भी क्या है? स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क भी क्या है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो डेटाबेस एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जो कि स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। डेटाबेस सिंपली मींस कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम उस कलेक्शन ऑफ डेटा को कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैग्नेटिक टैब के अंदर भी रख सकते हैं, डिस्क के अंदर भी रख सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? दैट इज डेटाबेस, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्म वायरस? वर्म वायरस आपने देखा होगा, ठीक है, हमारे सिलेबस में वायरसेस भी है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में वर्म वायरस को कौन प्रॉपरली डिफाइन कर लेता है। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, जो वर्म वायरस है ना, इट propagates through the internet and email. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो वर्म वायरस होता है ये क्या करता है? ये प्रोपेगेट होता है थ्रू द इंटरनेट, ओके, एंड ईमेल्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट? कंप्यूटर पोर्ट की क्या यूजेज होती है? कंप्यूटर पोर्ट्स किसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं? पोर्ट का मतलब हो गया सिंपली, जब आप मोबाइल को कनेक्ट करते हो लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो आप पोर्ट्स के थ्रू उसको क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सिंपली इसका जो आंसर रहेगा दैट इज टू कनेक्ट विथ अदर डिवाइसेस। अगर हमें अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को बाकी डिवाइसेस के साथ क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा, तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर पोर्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हम कंप्यूटर पोर्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड? ओके, हमें बताना है कि कौन सी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? हमें इतना पता है, जब भी सीपीयू को डेटा की जरूरत होती है, डेटा की जरूरत होती है या इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, ये डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करता है फ्रॉम द रैम। ठीक है, सीपीयू कभी भी डायरेक्टली हार्ड डिस्क से डेटा नहीं ला सकता, या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हमारा सीपीयू डायरेक्टली कभी भी डेटा नहीं ला सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या? प्राइमरी मेमोरी। क्या सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। रैम भी क्या है? ये भी प्राइमरी मेमोरी ही है। और डी रैम भी क्या है? ये भी एक टाइप होता है प्राइमरी मेमोरी का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? अगर हमें सेकेंडरी मेमोरी में से किसी भी डेटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना होगा, ठीक है, सीपीयू को एक्सेस करना होगा, तो पहले हमें उसको लाना पड़ता है कहां पे? रैम के अंदर। देन ओनली सीपीयू विल बी एबल टू एक्सेस दैट। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर इज जनरली मेजर्ड इन। जो आजकल के प्रिंटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें हम स्पीड किस में मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स इज मेजर्ड इन पीपीएम।
मींस पेजेस पर मिनट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पेजेस पर मिनट। ये एब्रिविएशंस भी आपको साथ साथ ही याद रखनी है, ठीक है। अगर आप बात करोगे किसकी, पीपीएस की, पीपीएस होता है पैकेट्स पर सेकंड। ओके, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। जब हम पैकेट्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसमें हम डेटा ट्रांसफर रेट को पीपीएस में भी मेजर कर सकते हैं। पैकेट्स पर सेकंड, कितने पैकेट्स हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं इन अ गिवन सेकंड। ओके, पीपीएस स्टैंड्स फॉर पैकेट्स पर सेकंड। और डीपीआई क्या होता है, ये होता है डॉट्स पर इंच। ओके, ये क्या होता है, डॉट्स पर इंच। और एलपीएस क्या होता है, एलपीएस स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी प्रोग्राम सर्विसेज, लाइब्रेरी प्रोग्राम सर्विसेज। तो सबकी एब्रिविएशन मैंने यहाँ पे साथ साथ ही आपको बता दी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज पीपीएम, पेजेस पर मिनट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं। होपफुली आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल मैं इसके रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 लाऊंगा, ठीक है। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।